नमस्कार। कल शाम 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका औपचारिक ऐलान भी कल सुबह हो जाएगा। कल सुबह 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायकों की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में केजरीवाल अपने उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान करेंगे। उस पर विधायकों की मुहर लगाई जाएगी और इसके बाद शाम 4:30 बजे केजरीवाल लेफ्टिनेंट गवर्नर बीके सक्सेना से मिलेंगे और इस बात की पूरी संभावना है कि अरविंद केजरीवाल एलजी को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसी वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से नई सरकार के गठन का दावा पेश किया जाएगा। खबर यह भी है कि इस्तीफे के बाद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर मिला अपना सरकारी घर भी खाली करेंगे। केजरीवाल ने कल ही कह दिया था कि वो 2 दिन के बाद इस्तीफा देने जा रहे हैं, इसलिए आज दिन भर इस पर कयास लगते रहे कि केजरीवाल का उत्तराधिकारी कौन होगा, केजरीवाल किसे दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। अपने सक्सेसर के नाम पर विचार करने के लिए आज अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी पीएसी की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में मनीष सिसोदिया, आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय और राखी बिरला ने अपनी बात रखी, लेकिन केजरीवाल ने सभी नेताओं से एक साथ बात करने के बजाय अलग अलग बात की। नए मुख्यमंत्री के नाम पर सबसे सुझाव मांगे, सबकी बात सुनी, लेकिन अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। मीटिंग खत्म होने के बाद सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज तो मुख्यमंत्री ने सिर्फ नेताओं की राय जानी है, मुख्यमंत्री के नाम का फैसला कल विधायक दल की मीटिंग में होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने पीएसी यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और मौजूदा कैबिनेट के सभी मंत्रीगण मौजूद थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सभी वहां पे मौजूद नेताओं और मंत्रियों से 1 to 1 नए मुख्यमंत्री के विषय में चर्चा की, उनसे फीडबैक लिया और कल विधायक दल की मीटिंग होगी और इस चर्चा को दूसरे चरण में कल विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ले जाएंगे। सभी पीएसी मेंबर्स और मंत्रीगण जो मौजूद थे, हर एक से मुख्यमंत्री जी ने 1 to 1 चर्चा की। क्योंकि 1 to 1 मीटिंग हुई है, इसलिए किसी को भी दूसरे के आकलन का कोई अंदाजा नहीं है। हर एक को सिर्फ अपना ही आकलन मालूम है, इसलिए नामों के ऊपर कोई भी बात जो है वो मात्र स्पेकुलेशन होगी। केजरीवाल ने इस्तीफे के ऐलान के साथ साथ दिल्ली में जल्दी चुनाव कराने की भी मांग की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के इलेक्शन फरवरी में कराने के बजाय महाराष्ट्र के साथ नवंबर में ही करा लिए जाए। लेकिन बीजेपी का कहना है कि अगर केजरीवाल वाकई में दिल्ली में जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं, उन्हें अपनी जीत का इतना ही भरोसा है, तो नई सरकार के गठन की क्या जरूरत है। केजरीवाल विधानसभा भंग करें और उसके बाद चुनाव अपने आप हो जाएंगे। इस पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चुनाव के लिए असेंबली को डिसॉल्व करना जरूरी नहीं है। चुनाव आयोग चाहे तो चुनाव करा सकता है, क्योंकि अब दिल्ली के असेंबली इलेक्शन में 6 महीने से कम वक्त बचा है और ऐसी सूरत में चुनाव कभी भी कराया जा सकता है। जो चुनाव का दिन होता है उससे 6 महीने पहले, 5 साल पूरे होने से 6 महीने पहले चुनाव आयोग चुनाव करा सकता है। जैसे आप देखेंगे हरियाणा के चुनाव जो है उनका समय पूरे होने से पहले ही जो है चुनाव आयोग करा रहा है। तो हमने ये कहा है कि आप करिए। अब हम बंद कर देंगे, कहेंगे भाग गए, देखो ये छोड़ के भाग गए। तो हम भी अब समझदार हो गए, अब हम वैसे बेवकूफ नहीं रहे जो पहले थे, ठीक है। अब इतने नादान नहीं है। हमने आपको बोल दिया, हमने बॉल जो है आपके पाले में डाल दी कि अगर है हिम्मत और है कॉन्फिडेंस और लगता है कि तुम केजरीवाल को हरा सकते हो तो आ जाओ मैदान में, और नहीं है तो फिर देखेंगे टाइम पे, जब टाइम आएगा। दिल्ली के लोगों के अंदर ऐसी उत्सुकता है कि चुनाव हो और हम वोट डाल के अरविंद केजरीवाल को कल ही दोबारा मुख्यमंत्री बने, ऐसी बेसब्री है आज दिल्ली की जनता के बीच में। सौरभ भारद्वाज को जवाब दिया नई दिल्ली से बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने। बांसुरी स्वराज ने कहा कि अगर केजरीवाल इतने ही कॉन्फिडेंट हैं कि जनता उन्हें फिर से कुर्सी पर बैठाएगी, तो नाटक क्यों कर रहे हैं, विधानसभा भंग करने से क्यों घबरा रहे हैं। बांसुरी स्वराज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को उसी वक्त मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए थी जब वो जेल गए थे, लेकिन उस वक्त
उन्हें कुर्सी का लालच था और अब कोर्ट ने मजबूर कर दिया है, इसलिए ये सारा राजनीतिक ढोंग किया जा रहा है। अगर ये उनका निर्णय नैतिकता पे आधारित होता तो 177 दिन पहले आ जाता। वो दिल्ली में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, एक पॉलिसी पैरालिसिस को जन्म नहीं देते। लेकिन ऐसा लगता है ये जो टाइमिंग है उनके दावे का, और अभी भी इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं है, ये मुझे लगता है ये राजनीतिक ढोंग है चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। इसीलिए वो बार बार बात कर रहे हैं चुनाव जल्दी कराने के। पर मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि साथ ही में वो इतनी विरोधाभासी बात क्यों करते हैं कि विधानसभा भंग नहीं करेंगे। अगर वो वाकई संजीदा हैं चुनाव कराने के लिए तो अपने साथ पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा करवा के विधानसभा भंग कर चुनाव करवा लें। आमतौर पर आम आदमी पार्टी के कई प्रवक्ता दिन में कई बार बोलते हैं, लेकिन आज सिर्फ सौरभ भारद्वाज बोले। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तुलना भगवान राम से कर दी। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने मर्यादा की वजह से राजपाट छोड़ दिया था, वनवास चले गए थे, उसी तरह केजरीवाल ने भी मुख्यमंत्री का पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। और अब केजरीवाल तभी कुर्सी पर बैठेंगे जब दिल्ली की जनता उन्हें फिर से बैठाएगी। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सर सतयुग में सुना था भगवान राम ने परिस्थितियोंवश राजगद्दी का त्याग किया था और 14 साल के वनवास पे चले गए थे। अयोध्या की सारी जनता रो रही थी, बिलख रही थी कि राम आप मत जाइए, आप इस सिंहासन पे बैठिए। मगर मर्यादा के कारण, परिस्थितियों के कारण राम उस सिंहासन को छोड़ के चले गए और 14 साल के वनवास पे रहे। और उनके पीछे जिसको वो सिंहासन मिला, भरत उनके भाई, वो भी उनके खड़ाव रख के इंतजार करते रहे कि राम वापस आएंगे तो अपना जो है काम संभालेंगे। अरविंद केजरीवाल राम नहीं है, राम तो भगवान थे। भगवान राम के भक्त हनुमान और हनुमान के भक्त अरविंद केजरीवाल जी हैं। वो तो राम से तुलना नहीं की जा सकती। मगर जिस मर्यादा के नाम पे सतयुग में भगवान राम ने अपना सिंहासन छोड़ा था, आज ऐसा उदाहरण दिख रहा है कि एक मर्यादा के नाम पे, एक नैतिकता के नाम पे, एक जनता के हाथ में अपनी पूरी की पूरी बागडोर देने के नाम पे अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है जनता वापस बिठाएगी तो इस कुर्सी पे बैठूंगा, वरना इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। कल केजरीवाल ने अग्नि परीक्षा की बात की थी, आज सौरभ भारद्वाज ने दूसरे शब्दों में वही बात दोहराई। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मर्यादा का पालन करना होता तो केजरीवाल जेल जाते वक्त ही इस्तीफा दे देते। इसलिए उन्होंने मर्यादा की वजह से नहीं, मजबूरी की वजह से इस्तीफा देने का फैसला किया है, क्योंकि अदालत से सारे अधिकार छीनने के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल वाकई अग्नि परीक्षा की बात करते हैं तो अपने राजमहल को पब्लिक को दिखाएं, जिसे दिल्ली की जनता से उनके पैसे से लूट कर बनाया गया है। आप जिसे मर्यादा कह रहे हैं वो उनकी मजबूरी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिन शब्दों में उन पर पाबंदी लगाई है, तो अरविंद केजरीवाल के पास कोई उपाय था नहीं उससे बचने का। पहले तो कहा कि हम 2 दिन में मुख्यमंत्री की घोषणा करेंगे, अब सुनने में आ रहा है कि 1 हफ्ते तक चले गए हैं। तो झूठ दर झूठ अभी और बोलेंगे। जो राजनीतिक जो नौटंकी इन्होंने कल करनी थी वो कर चुके। और जिस अग्नि परीक्षा और सत्य की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूँ, आज अपने घर से उस अग्नि परीक्षा को शुरू करें। वो राजमहल जो आपने जनता के पैसे से लूट के बनाया है, उस राजमहल के दरवाजे खोलें, दिल्ली की जनता को दिखाएं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो आम आदमी होने का दावा करते हैं वो किस ऐशगाह में रहते हैं, जरा दिखाएं सबको। है हिम्मत अरविंद केजरीवाल में, दे अग्नि परीक्षा। केजरीवाल पर मुख्यमंत्री आवास को बनाने में बेतहाशा पैसा खर्च करने का आरोप लगा है। 8-8 लाख रुपए के पर्दे, ऐसे आरोपों की भी जांच हो रही है। वीरेंद्र सचदेवा का इशारा उसी तरफ था। वैसे पता यह लगा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हाउस भी छोड़ देंगे। लेकिन सवाल यह है कि अब चीफ मिनिस्टर हाउस में कौन रहेगा? केजरीवाल किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे? इस सवाल पर कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री किसी को भी बनाए, सरकार तो वही चलाएंगे, क्योंकि केजरीवाल की पार्टी में उनके बाद किसी का कोई वजूद नहीं है। सबकी हैसियत सिर्फ नौकरों की है। केजरीवाल को उन्हीं में से एक को चुनना है। सामान्य रूप से जब सरकार में मुख्यमंत्री बदलते हैं, किसी भी
राजनीतिक दल में, तो एक राजनीतिक निर्णय लिया जाता है। राजनीतिक निर्णय इस हिसाब से लिया जाता है कि बाकी बड़े नेता कौन हैं पार्टी में, किसका लोगों में प्रभाव है, वोट पर क्या असर हो सकता है, जनता समुदाय में क्या असर हो सकता है, सरकार वो कैसे चलाएगी। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल है और बाकी माफ़ करिएगा, किसी को बुरा लगे ना लगे, बाकी सब घर के नौकर हैं। नौकर के अलावा कोई किसी की कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो इन्हें अपने नौकरों में चुनना है। तो ये इसको मानेंगे कि भाई अब कौन ऐसा व्यक्ति आएगा जो फाइलें दबा के रखे, सूचनाएं बाहर ना जाने दे, जो हम लोग कमा रहे हैं, कमाई चल रही है उसको सतत चलाता रहे। क्योंकि ये सत्ता का हस्तांतरण नहीं है, ये एक बिजनेस कंपनी के शेयर्स का हस्तांतरण है। आम आदमी पार्टी बिजनेस कंपनी है, पैसा बनाने की कंपनी है, ठीक है, और कुछ नहीं है। केजरीवाल इस्तीफा देंगे, पद छोड़ेंगे, ये तो तय है, लेकिन दिल्ली का अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा, इसको लेकर सब लोग कयास लगा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, मुख्यमंत्री को लेकर किसका नाम सबसे ऊपर है, केजरीवाल की रणनीति क्या है, हमारे पास साथ इस पर बात करने के लिए इंडिया टीवी के संवाददाता भास्कर मिश्रा जुड़े हैं। उनके पास आपको लेकर के चलते हैं। भास्कर, आप बहुत लंबे वक्त से दिल्ली की सरकार और आम आदमी पार्टी को कवर कर रहे हैं, तो आपके पास जो जानकारी है वो बताइए, अरविंद केजरीवाल किसे अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं? देखिए सौरभ, कल तक तो बिल्कुल भी इल्म नहीं था किसी को कि किस आधार पे और किसको अगला सीएम बनाया जाएगा आम आदमी पार्टी में। लेकिन आज जो पार्टी के सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिली, तो पहली बात तो ये कि जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे वो वर्तमान के कैबिनेट का हिस्सा हैं, उन्हीं में से कोई बनेगा। तो इसमें सिर्फ 5 नाम आते हैं और उन 5 नामों में अगर आप देखना शुरू करें तो उसके बाद जो क्राइटेरिया तय किया गया है कि किस आधार पे सीएम का चयन किया जाएगा या किसको सीएम बनाया जाएगा, तो उसके पीछे 2-3 कारण स्पष्ट हैं। पहला ये कि जो एक्सपीरियंस हो, दूसरा वो जो आसानी से दिल्ली सरकार में अपना काम करवा ले, आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है उसको पास करवा ले, वो जनता में पहुंच जाए, और तीसरी बात वो जो एलजी के साथ समन्वय बना ले, अधिकारियों में जिसकी ठीक ठाक पकड़ हो, जो बहुत ज्यादा झगड़े में ना पड़े, और क्योंकि समय कम है तो इसलिए इस क्राइटेरिया में जो फिट बैठता है वो सीएम बनेंगे। इस आधार पे हमें लगता है कि 2 ही नाम हैं, एक आतिशी और दूसरे कैलाश गहलोत। आतिशी दिल्ली सरकार में तमाम प्रमुख मंत्रालय देख रही हैं, अधिकारियों के साथ भी उनका ठीक ठाक संबंध है, और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दोनों का विश्वास उनको हासिल है। वहीं दूसरी तरफ कैलाश गहलोत की बात करें तो उनके साथ प्लस पॉइंट ये है कि एलजी के साथ उनके संबंध अच्छे हैं। आपको याद होगा 15 अगस्त में झंडा फहराने को लेकर जो दिल्ली में विवाद हुआ था, अरविंद केजरीवाल चाह रहे थे कि आतिशी फहराएं, लेकिन एलजी ने कैलाश गहलोत का नाम लिया। उसके बाद से ये माना जा रहा है कि उनकी नजदीकी है, केजरीवाल के जो कैंप के नेता हैं उनके बीच में वो एक ऐसे हैं जो आसानी से आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है उसको पूरा कर सकता है, काम पूरा करवा सकता है। और एजेंडा क्या, सबसे महत्वपूर्ण आम आदमी पार्टी के लिए यह है कि दिल्ली की जनता से उन्होंने वादा किया था कि सभी महिलाओं को 1000 रुपया प्रति महीना हम देंगे। बजट में यह पास कर दिया था, और चुनाव के लिए यह रामबाण साबित हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए। तो जरूरी यह है कि जो भी सीएम बनेंगे कैबिनेट की मीटिंग बुला के इस एजेंडे को पास करे और अधिकारियों से मिलके इसको अमली जामा पहनाए। कम से कम 1-2 किस्त जो दिल्ली की जनता है, महिलाएं हैं, उनको मिल जाए, जिसका फायदा सीधे सीधे चुनाव में मिलेगा। तो इस आधार पर यह आकलन किया जा रहा है कि 2 ही नाम बचे हैं, आतिशी और कैलाश गहलोत। आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जिस दिन जेल से वापस आ रहे थे तो उनकी गाड़ी में सिर्फ एक मंत्री बैठा हुआ था और वो थे कैलाश गहलोत, जो बाहर से लेकर उनके घर तक उनके साथ में आए। बहुत कुछ संकेत मिलते हैं राजनीति में, तो इस आधार पे भी ये माना जा रहा है कि इन दोनों नामों में से कोई एक होगा। आधिकारिक रूप से जानकारी अभी तक पार्टी के द्वारा नहीं दी गई है। माना यह जा रहा है कि कल विधायकों की बैठक के बाद उस नाम का ऐलान हो जाएगा और साथ में एलजी हाउस में भी वो लेटर दे दिया जाएगा। अब भास्कर, आपने 2 नामों की बात की है, आतिशी और कैलाश गहलोत। इस तीसरा नाम जो बहुत विजिबल है इस सरकार का, वो सौरभ भारद्वाज हैं। आज भी केवल सौरभ भारद्वाज ही मीडिया से बात कर रहे थे। उनका नाम आपकी लिस्ट में क्यों नहीं है? और कैलाश गहलोत उतना दिखाई नहीं देते हैं, कम बोलते हैं, टीवी पर नहीं आते हैं, लेकिन पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए कैलाश गहलोत क्यों इंपॉर्टेंट है?
और देखिए, अगर सरकार ने और अरविंद केजरीवाल ने ये सोचा है कि ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाया जाए जो काम आसानी से करे, जो कि हम लोगों को बताया गया है पार्टी सूत्रों के द्वारा, तो उस क्राइटेरिया में सौरभ भारद्वाज बहुत ज्यादा फिट इसलिए नहीं बैठेंगे कि आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 महीने से लगातार एलजी के साथ उनकी रस्साकसी चली है। खासकर भाटी माइंस इलाके में 1100 पेड़ काटने का जो मामला हो, डेली उनकी रस्साकसी चलती थी। और जब वो मंत्री बने थे उसी दिन से अधिकारियों के साथ उनकी अनबन शुरू हो गई थी। सर्विसेज डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारी उनसे नाराज हैं, यहां तक कि उनके जो पीएपीएस उनको भी हटाया गया। बार बार वो मीडिया में आके कह चुके हैं कि उनके साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को एलजी रहने नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह संभावना कम है कि एक ऐसे व्यक्ति जिनकी तू मैं लगातार होती रहती है, हर बात को लेके वो एलजी का विरोध करते हैं, तो आम आदमी पार्टी के पास उतना समय नहीं है अभी कि ये एक्सपेरिमेंट किया जाए, ऐसे आदमी को सीएम बनाया जाए और जो प्रमुख फैसला करना है कैबिनेट को वो कहीं अधर में लटक जाए। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक कैलाश गहलोत की है, तो आपको याद होगा जब मनीष सिसोदिया इस्तीफा दिए थे, जेल गए थे, तो उसके बाद वित्त मंत्रालय कैलाश गहलोत के पास था, गृह मंत्रालय भी उनके पास है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी उनके पास में है। वो बहुत ज्यादा मुखर नहीं है, पब्लिक के सामने आके बोलते नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो पार्टी के द्वारा, जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा निर्देश दिया जाता है, वो काम वो बखूबी करते हैं, पढ़े लिखे हैं और एक राजनीतिक समीकरण भी है। बाहरी दिल्ली में अगर वोट बैंक है, जाट वोट बैंक है, तो वो उससे उनके द्वारा साधा जा सकता है, कैलाश गहलोत के द्वारा। आपको याद होगा कि दिल्ली में जो पहले मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद से लेके लगातार चर्चा है, बाहरी दिल्ली में पहले लोकदल तक के उम्मीदवार जीतते थे, उन सबको समेट के एक साथ लाना है, तो ये राजनीतिक रूप से भी एक फायदा होगा। और दूसरा, जो एलजी ऑफिस में काम करवा सके आसानी से, जो कैबिनेट के फैसले को अमली जामा पहना सके, वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो कुछ महीनों के लिए बनेगा। अरविंद केजरीवाल ये पहले ही तय कर चुके हैं और तय इस आधार पे किए हैं कि अगले 3-4 महीने वो सिर्फ जनता के बीच में रहने वाले हैं, राजनीतिक फैसला वो करवाएंगे और वो 1 to 1 जनता से मिलेंगे। दिल्ली का ऐसा कोई कोना नहीं जो वो छोड़ना चाहते हैं। और आज से 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल जितनी मेहनत कर रहे थे वो करने का प्लानिंग बना के वो जेल से बाहर आए हैं। अब एक आखिरी सवाल भास्कर आपसे ये है, आपने कहा कि बाय एंड लार्ज दो ऐसे लोग हैं जिनको जो दिखाई देते हैं कि चॉइस हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल की मुख्यमंत्री पद के लिए, एक आतिशी और दूसरा कैलाश गहलोत। अब एक और सवाल है लोगों के मन में, क्या अरविंद केजरीवाल अपना घर भी छोड़ेंगे? इस घर को लेकर के बहुत आरोप लगे हैं, बहुत सारी बातें होती हैं कि करोड़ों करोड़ों रुपया उन्होंने इस घर के रेनोवेशन में खर्च किया है। अरविंद केजरीवाल अपना करंट घर छोड़ेंगे, उसके बाद वो कहां जाएंगे, इसको लेकर के कोई आपके पास कोई जानकारी है? देखिए सौरभ, सूत्रों के हिसाब से हमारे पास जानकारी है कि 100% अरविंद केजरीवाल ये घर छोड़ देंगे। ये तय हो चुका है कि वो घर छोड़ देंगे, इस्तीफा देंगे, दूसरे मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा, अरविंद केजरीवाल का घर शिफ्ट होगा यहाँ पे। ये सब कुछ प्लान्ड है। अगले 2 महीने की प्लानिंग बना के अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं और उस प्लानिंग का ये एक हिस्सा है कि जिस घर को लेके उनके ऊपर में आरोप लगा था, उस घर में वो तब तक नहीं रहेंगे जब तक जनता एक बार फिर से चुन के उनको सीएम नहीं बनाती है। इसका 2 फायदा होगा। आपको याद होगा कि जो आरोप लग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के पास में 2 बड़ा मुद्दा था। पहला शराब घोटाला और दूसरा शीश महल नाम देते थे सीएम आवास को। तो अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि कोई भी आरोप ना लगे और इस चुनाव में कोई नैरेटिव नहीं बन पाए। एक पार्टी के तौर पे अगर देखिए कि आम आदमी पार्टी इतना बड़ा रिस्क ले रही है कि दूसरी बार अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देके जनता के बीच में जा रहे हैं कि आपको अगर लग रहा है कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दीजिए, तो वो अपने साथ कोई बैगेज नहीं लेके जाना चाहते हैं। वो नहीं लेके जाना चाहते हैं कि आप इतने करोड़ के घर में रहते हैं, यहां पर्दे इतने महंगे हैं, और ये सब सवाल सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के चुनाव में इतना भर रहेगा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए अपना पद छोड़ दिया था और वो जनता के बीच में आया है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल कुछ बैगेज लेके नहीं चलना चाहते हैं, इसलिए तय है कि अरविंद केजरीवाल घर छोड़ेंगे और यहां से शिफ्टिंग भी होगी। वो भी हम तस्वीर दिखाएंगे अपने दर्शकों को। अरे बहुत शुक्रिया भास्कर आपका, आपने काफी क्लियर कर दिया कि कल क्या हो सकता है। अरविंद केजरीवाल पहले ये साफ कर चुके हैं कि मनीष सिसोदिया चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। अब ले देकर 3-4 ऑप्शन है, आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, ये सब मंत्री हैं।
भास्कर ने बताया कि इनमें से आतिशी सिंह और कैलाश गहलोत की दावेदारी मजबूत है। कैलाश गहलोत के रिलेशनशिप्स लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ अच्छे हैं और हरियाणा के इलेक्शन में कैलाश गहलोत के नाम पर फायदा भी मिल सकता है, इसलिए उनकी नाम की चर्चा ज्यादा है। भास्कर ने बताया आतिशी महिला होने के नाते एक उनके पास एक ये प्लस पॉइंट है, प्रशासनिक अनुभव है, अधिकारियों के साथ दूसरे नेताओं के मुकाबले उनके रिश्ते बेहतर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अरविंद केजरीवाल की विश्वास पात्र है। इसलिए आतिशी सिंह या कैलाश गहलोत में से किसी एक के नाम का ऐलान अगर कल हो तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि अरविंद केजरीवाल के दिमाग में क्या है ये कोई नहीं कह सकता, इसलिए कल तक का इंतजार तो करना ही होगा। एक बार नए चीफ मिनिस्टर के नाम का ऐलान हो जाए उसके बाद केजरीवाल हरियाणा के कैंपेन में उतरेंगे। उनका फोकस हरियाणा में पार्टी की ताकत बढ़ाने पर होगा। हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव की गर्मी धीरे धीरे अब बढ़ रही है। आज हरियाणा में बीजेपी ने एक चौंकाने वाला फैसला किया। सिरसा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट रोहताश जांगड़ा ने आज अचानक अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया। आज नामांकन वापसी की आखिरी तारीख थी। बीजेपी नेता अशोक तंवर हाईकमान के मैसेंजर के तौर पर सिरसा पहुंचे। रोहताश जांगड़ा को हाईकमान के फैसले की जानकारी दी, फिर खुद उनके साथ पर्चा वापस लेने के लिए गए। अब सिरसा में बीजेपी हरियाणा जनहित पार्टी के चीफ गोपाल कांडा को सपोर्ट करेगी। 2019 के असेंबली इलेक्शन में गोपाल कांडा ने यह सीट जीती थी। नाम वापस लेने के बाद रोहताश जांगड़ा ने कहा कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी ने ही उन्हें टिकट दिया था, अब पार्टी ने ही नामांकन वापस लेने का आदेश दिया है। पार्टी नेतृत्व ने सोच समझकर फैसला लिया है, क्योंकि इस बार बीजेपी को जीत की हैट्रिक लगानी है, इसलिए उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। ऐसे संगठन के जो आदेश होते हैं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ 1980 से। जो संगठन का आदेश है और हमें कांग्रेस को हराना है और तीसरी बार सरकार बनानी है। संगठन के आदेश है, एनडीए गठबंधन है हमारा, जहाँ से भी जो कहेगा हम तो संगठन के आदमी है, संगठन से बंधे हुए। एनडीए का जो प्रत्याशी हमारा जो भी होगा ऊपर से आदेश आएंगे हम उनको करेंगे। नॉमिनेशन वापसी के बाद अशोक तंवर ने कहा कि बीजेपी की प्रायोरिटी चुनाव जीतना है, कांग्रेस को किसी भी कीमत पर रोकना है, इसलिए पार्टी हाईकमान ने यह फैसला किया। हालांकि अशोक तंवर ने कहा कि गोपाल कांडा ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट किया था, वो एनडीए के साथ हैं, इसलिए पार्टी उनका सपोर्ट कर सकती है। अभी तो फैसला ये हुआ है कि जो रोहताश जांगड़ा जी हमारे उम्मीदवार थे वो विड्रॉ करेंगे। उसके बाद आगे एक ही मैंने कहा कि लक्ष्य कांग्रेस मुक्त भारत हो, कांग्रेस मुक्त सिरसा हो और कांग्रेस को हम इस देश को लूटने से बचा सके। विड्रॉ हुआ है, अभी सारी चर्चा होगी और उसके बाद, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है कि उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी का साथ दिया, तो पार्टी सबसे सलाह मशवरा करके ठीक फैसला लेगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिरसा में गोपाल कांडा ने पहले आईएनएलडी और बीएसपी के साथ अलायंस की डील की थी, इसलिए सिरसा में आईएनएलडी ने गोपाल कांडा को सपोर्ट करने की बात कही थी। आज बीजेपी ने गोपाल कांडा को सपोर्ट कर दिया, इससे अभय चौटाला नाराज हैं। अभय चौटाला ने कहा कि अगर गोपाल कांडा बीजेपी के साथ जाएंगे तो वो उनको सपोर्ट करने के फैसले पर फिर से विचार करेंगे। इस बीच बीजेपी के सीनियर लीडर अनिल विज ने भी पार्टी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और अंबाला कैंट सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल विज ने खुलकर मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोक दिया। अनिल विज ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला तो पार्टी हाईकमान को करना है, लेकिन वो खुद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदार हैं। चूंकि बीजेपी हाईकमान ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया है कि नायब सिंह सैनी ही हरियाणा में मुख्यमंत्री का फेस हैं, इसलिए कांग्रेस के नेता अब अनिल विज के बयान पर मजे ले रहे हैं। आज भूपेंद्र हुड्डा ने अनिल विज के साथ सिंपैथी दिखाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने नेताओं के साथ यही करती है, विज के साथ पहले भी गलत हुआ था, आगे भी यही होगा। अनिल विज साहब का एक बयान आया कि अगली बार तो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में मैं भी हूँ और मैं दावेदार हूँ। यही तो दर्शाता है कि आज बीजेपी में क्या हो रहा है। अनिल विज के साथ पहले भी जाती हुई, आगे भी कोई उम्मीद नहीं। इसके बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो 10 साल बीजेपी में रहकर देख चुके हैं, बीजेपी कभी अपने अच्छे नेताओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं देती। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अनिल विज हरियाणा में पार्टी के सबसे सीनियर नेता हैं, एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन यही उनके नेगेटिव पॉइंट है। बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री कभी नहीं बनने देगी। मेरा 10 साल का बीजेपी का अनुभव यह है कि बीजेपी किसी को बड़ा नेता बनने ही नहीं देती
और जो बड़ा नेता गलती से बीजेपी में चला जाता है उसको आगे बढ़ने का कभी मौका नहीं देती। उसका सबसे बड़ा उदाहरण राव इंद्रजीत सिंह। 10 साल MOS से आगे नहीं बढ़ा है जिनमें, तो आप अंदाजा लगा लें कि अनिल विज अगर सबसे सीनियर है तो उसको बीजेपी सबसे दूर रखेगी। ये जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसमें एक ये ऑटोक्रेसी का एक अंश आपको नजर आएगा। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को यह कहना पड़ा कि पार्टी में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। दावेदारी तो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पार्टी ने पहले ही तय कर लिया है कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। चाहत करने में कोई एतराज नहीं है। चाहत तो हम कहते हैं भी सब लोग कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने अपनी विधानसभा के हिसाब से हर कोई अपनी चाहत जताए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना फैसला दे दिया है कि नायब सिंह सैनी जी हमारे नए मुख्यमंत्री होंगे। अब मैं आपको अनिल विज का वो बयान सुनाता हूं जिसको लेकर इतनी बयानबाजी हो रही है। कल अनिल विज ने कहा था कि वो पार्टी के सबसे सीनियर नेता हैं, इसलिए उनकी इच्छा है कि पार्टी इस बार उनको मुख्यमंत्री बनाए। अगर पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देती है तो वो हरियाणा में ऐसा डेवलपमेंट करके दिखाएंगे जो पहले कभी नहीं हुआ। मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। बनाना ना बनाना हाई कमांड के हाथ में है, लेकिन अगर मुझे बना दिया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा। हरियाणा में नॉमिनेशन फाइल हो चुके हैं, पर्चा वापस लेने का वक्त भी आज खत्म हो गया, इसलिए अब स्थिति क्लियर है। किसके कितने उम्मीदवार हैं, कहां कौन किसके सामने है, सब कुछ तय हो चुका है। अब हरियाणा में कैंपेन जोर पकड़ेगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 5 सीटें मिली, बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ, इसलिए कांग्रेस बहुत एक्साइटेड है। लेकिन केजरीवाल की पार्टी ने भी सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। दुष्यंत चौटाला भी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। INLD और BSP का अलायंस हो चुका है, इसलिए मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग है। जम्मू की गर्मी, चुनाव की गर्मी जम्मू कश्मीर में भी है। आज जम्मू कश्मीर में फर्स्ट फेज के चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो गया। परसों यानी कि 18 तारीख को जम्मू कश्मीर विधानसभा की 24 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। जिन 24 सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा उनमें से बीजेपी 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सभी 24 सीटों पर उम्मीदवार दिए हैं। जम्मू कश्मीर के जिन जिलों में परसों मतदान होना है उसमें जम्मू डिवीजन के डोडा, किश्तवाड़, रामबन और कश्मीर डिवीजन के अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम जिले हैं। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर का यह पहला विधानसभा चुनाव है, इसलिए बीजेपी 370 के खात्मे को ही मुद्दा बना रही है, जबकि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने आर्टिकल 370 की वापसी के वादे पर चुनाव में जाने का ऐलान किया है। इसी मुद्दे पर आज अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर हमला किया। आज फर्स्ट फेज के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में 3 रैलियां की, 2 किश्तवाड़ और 1 रामबन में। इन जिलों में परसों वोट पड़ेंगे। अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 खत्म होने से जम्मू कश्मीर के लोगों को ज्यादा अधिकार मिले, पिछड़े और पहाड़ी लोगों को आरक्षण मिला, लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से 370 लागू करने की बात कहकर इनका आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। ये चुनाव स्पष्ट रूप से 2 ताकतों के बीच में, एक और एनसी और कांग्रेस है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है। एनसी और कांग्रेस कहती है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम धारा 370 को वापिस लाएंगे। आप मुझे बताओ भाइयों बहनों, धारा 370 वापिस आनी चाहिए क्या? गुर्जर भाई भी बताएं, आनी चाहिए क्या? ये आपको जो आरक्षण मिला है ना, पहाड़ियों को, गुर्जर भाइयों को, वो आरक्षण धारा 370 के रहते मिल नहीं सकता। मगर आप चिंता मत करो, मैं कश्मीर का माहौल देख रहा हूं। ना फारूक अब्दुल्ला की सरकार बन रही है, ना राहुल बाबा की सरकार बन रही है। आप चिंता करने की जरूरत नहीं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने अपनी तीनों रैलियों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर अटैक किए। अमित शाह ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जम्मू कश्मीर में एक बार फिर 2 झंडे 2 संविधान लाना चाहता है।
अलायंस के नेता जेल में बंद आतंकवादियों को रिहा करवाने का वादा कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के दौरान ही प्रदेश में आतंकवाद फैला, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसा कभी नहीं होने देगी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनी तो आतंकवाद को जमीन में ऐसा गाड़ देंगे कि दहशतगर्द दोबारा कभी सर नहीं उठा पाएंगे। ये लोग दो झंडे फिर से लाना चाहते हैं। पादर वाले बताए मुझे, आप सहमत हो क्या? अरे जोर से बोलो, सहमत हो क्या? दो दरबार फिर से लाना चाहते हैं, सहमत है क्या? और दो संविधान फिर से लाना चाहते हैं, आप सहमत है क्या? भाइयों और बहनों, एक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन ये हमेशा से आतंकवाद का पोषक रहा। जब घाटी में, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, इसको आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। आपके बीच में वादा कर कर जाता हूं, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर ना। मैंने जानबूझ पर कहा था, मेरी पहाड़ियों में सभा जरूर लगाना। अभी 90 की तरह प्रयास हो रहे हैं यहां आतंकवाद को फिर से मजबूत करने के। एनसी कांग्रेस ने कुछ वादे भी ऐसे किए हैं, उनकी सरकार आएगी तो इन आतंकवादियों को छोड़ देंगे। मैं आज मां के स्थान के सामने आप लोगों को कहकर जाता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है भारत की भूमि पर आतंकवाद को फंसाना। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता बीजेपी के हमलों का जवाब देने के बजाय कश्मीर घाटी में वोटों के बंटवारे को रोकने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। क्योंकि इंजीनियर रशीद की पार्टी ने वैली में कैंडिडेट दिए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का आरोप है कि इंजीनियर रशीद बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी ने वोटों के बंटवारे के लिए इंजीनियर रशीद से डील की है। जम्मू कश्मीर में वोटिंग से 2 दिन पहले इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी और प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के बीच गठबंधन हो गया है। इसे रणनीतिक गठबंधन का नाम दिया गया है। कहा जा रहा है कि यह नया मोर्चा नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का और साउथ कश्मीर में पीडीपी का खेल बिगाड़ सकता है। इसलिए आज उमर अब्दुल्ला ने फिर कहा कि इंजीनियर रशीद बीजेपी की कठपुतली है। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उसमें हिम्मत है तो कश्मीर घाटी में अपने दम पर एक भी सीट जीत कर दिखाए। तार इनकी कहीं और जुड़ी हुई है, इशारा इनको कहीं और से आता है। जहाँ से इशारा आता है उस इशारे पे ये नाचते हैं। उनका अटैक जो है तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, जाहिर सी बात है उनको मैदान में उतारा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाने के लिए। कोई बात नहीं ना, अब हम मुकाबला कर लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 तारीख को श्रीनगर आ रहे हैं और बीजेपी का दावा है कि 30,000 से ज्यादा लोग जो है पीएम की रैली में शामिल होंगे। तो आपको लगता है ये बड़ा बदलाव है कि पीएम की रैली में चुनावों के दौरान इतना कितना मुश्किल है पैसा खर्च करके 30,000 लोग इकट्ठे करना? इतना मुश्किल नहीं है ना। आप पैसा, इससे पहले भी वजीर आजम साहब ने सरकारी मुलाजिम तमाम जमा करके रैली को खिताब किया। अब मुझे रैली मत दिखाइए ना, मुझे वोट दिखाइए। बीजेपी कश्मीर वादी से एक सीट जीत के दे, फिर हम बात करेंगे। रैली तो ना कोई भी कर सकता है। यहाँ तो अगर कोई और पार्टी भी पैसा खर्चाए, वो कहीं ना कहीं से बेचारे इन डेली वेजरों को, वाकियों को जमा करके जलसे में ला सकते हैं, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं होगा। मुझे नहीं लगता 30,000 वोट बीजेपी को मिलेंगे। फारूक अब्दुल्ला भी इंजीनियर रशीद और जमाते इस्लामी के अलायंस को लेकर टेंशन में है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी के हाथों में खेलकर इंजीनियर रशीद कश्मीर की जनता की आबरू का सौदा कर रहे हैं। हम लोगों को लूटने की स्ट्रैटेजी है, हम लोगों को डिवाइड करने की स्ट्रैटेजी है।
हमारी माँ बहनों की इज्जत बेचने की स्ट्रैटेजी है। डॉक्टर साहब आपने कहा कि 370 वापस लाने के लिए मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। सब कुर्बानी देने के तैयार है इंशाल्लाह। हम लोग लड़ेंगे इसके लिए। हम तलवार और बंदूक और पत्थर से ही लड़ेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में फिर से वापस जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2 वर्डिक्ट हमारे हक में दिए हैं, इसमें ये कहा कि परमानेंट है। हम वापस फिर से जाएंगे और जाते रहेंगे जब तक ये वापस नहीं आए। महबूबा मुफ्ती भी ये बात तो मान रही हैं कि इंजीनियर रशीद को कश्मीर घाटी की पार्टीज के वोटों में डिवीजन कराने के लिए लाया गया है, लेकिन वो इसके लिए अब्दुल्ला परिवार को दोषी बताती हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने तो इंडिया अलायंस में शामिल सारी पार्टियों को साथ मिलकर चुनाव लड़ने की अपील की थी, लेकिन कुर्सी के लालच में अब्दुल्ला परिवार ने गठबंधन नहीं किया। अगर सब चुनाव मिलकर लड़ते तो वोटों का बंटवारा होता ही नहीं। मैंने भी कोशिश की थी, जो हम जैसी पार्टीज है, जो सेक्युलर पार्टीज है, जो पीएचडी बनी थी, मैंने कोशिश की थी हम लोग इकट्ठे चले, मगर बदकिस्मती से नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कुर्सी की हवस इतनी ज्यादा है। उन्होंने सोचा अगर हम कुछ सीटें किसी और को देंगे तो कहीं हमारा जो कुर्सी हाथ से ना निकल जाए। मैं कहती हूँ हम लोगों को भी इकट्ठे चलना चाहिए थे, ताकि जो आजाद उम्मीदवार बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली ने मैदान में डाले यहाँ का वोट डिवाइड करने के लिए, वो वोट डिवीजन नहीं होता। शुक्रिया। लेकिन बीजेपी के इलेक्शन इंचार्ज राम माधव ने इंजीनियर रशीद से सीक्रेट डील के आरोपों को खारिज किया। राम माधव ने कहा कि बीजेपी तो इंजीनियर रशीद की पार्टी को जमाते इस्लामी को अलगाववादी संगठन मानती है, इसलिए उनसे किसी भी तरह के एग्रीमेंट का सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को पता है कि इन चुनावों में उनकी बुरी हार होने वाली है, इसलिए अभी से बहाने बना रहे हैं। इस राज्य में फंडामेंटलिज्म, रेडिकलिज्म को इन्हीं लोगों ने बढ़ावा दिया है। अब लोग साथ आकर इस राज्य में उस प्रकार के विचारों को फैलाना चाहते हैं, तो जम्मू कश्मीर की जनता, विशेषकर कश्मीर घाटी की जनता, बहुत सावधान रहना चाहिए इन ताकतों के विषय में। वो उनकी चिंता है भाई। वैसे एनसी का क्या वोट मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, ये तो मुझे तो इस राज्य में परिस्थिति देखकर लगता है कि अब इस राज्य की जनता ये परिवारवादी पार्टी, गुप्तकारी पार्टियों को इस बार स्वीकार नहीं करने वाले हैं। इस चुनाव के बाद साफ होगा कि जो एनसी के पीठ पर सवार करके आगे आने का प्रयास उस पार्टी ने किया, उसके चलते ना उस पार्टी का तो खत्म होना तो तय ही है, पर उसका जो भुगतना है वो एनसी को भी भुगतना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद यह पहला चुनाव है। मुकाबला बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के अलायंस के बीच है। पहली बार कश्मीर वैली में बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी की रणनीति है कि किसी तरह से वैली में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाएं, तभी जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बन सकती है। इसलिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वैली में बीजेपी को पैर जमाने से रोकने में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आर्टिकल 370 की वापसी का वादा कर रही है। अब 3 दिन के बाद 19 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्रीनगर में रैली करेंगे। आज भी मोदी ने कहा कि जो लोग आर्टिकल 370 की वापसी की बात कर रहे हैं, दरअसल वो देश के टुकड़े टुकड़े करने का मंसूबा रखते हैं, जो कभी पूरा नहीं होगा। मोदी आज गुजरात में थे। मोदी ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर देश के टुकड़े करना चाहती है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस लाने की साजिश हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुस्लिम अपीजमेंट के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सारी हदें पार कर रही हैं। लोगों को इनसे सावधान रहने की जरूरत है। एक तरफ हर देशवासी पूरी दुनिया में भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहता है, वहीं देश में ही नेगेटिविटी से भरे कुछ लोग उल्टा काम कर रहे हैं। ये लोग देश की एकता पर प्रहार कर रहे हैं। सरदार पटेल ने हमें 500 से ज्यादा रियासतों को मिलाकर भारत का एकीकरण किया। सत्ता के भूखे ये लालची लोग भारत के ही टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, अब ये लोग मिलकर कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को वापस ले आएंगे। ये लोग
जम्मू कश्मीर में 2 संविधान, 2 विधान का नियम फिर लागू करना चाहते हैं। तुष्टीकरण के ये लोग किसी भी हद को पार कर रहे हैं। नफरत से भरे हुए लोग भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये लोग गुजरात को भी लगातार निशाने पर ले रहे हैं। इसलिए गुजरात को इनसे सतर्क भी रहना है और इन पर नजर भी रखनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। अहमदाबाद और गांधीनगर में मोदी ने आज एक के बाद एक कई कार्यक्रम किए। प्राइम मिनिस्टर ने गुजरात में 8,000 करोड़ से ज्यादा की डेवलपमेंट स्कीम्स का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। मोदी ने भुज अहमदाबाद नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई। अहमदाबाद गांधीनगर को जोड़ने वाली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत की। गिफ्ट सिटी स्टेशन तक मेट्रो का खुद सफर किया। इससे पहले सुबह मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की। गांधीनगर में री इन्वेस्ट 2024 का उद्घाटन किया। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का यह पहला गुजरात दौरा है। आज अहमदाबाद से मोदी ने विपक्ष के उन सारे नेताओं को जवाब दिया जो कह रहे थे कि मोदी डर गए, मोदी कमजोर हो गए, मोदी का सीना 56 इंच का नहीं रह गया, मोदी के कंधे झुक गए हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव जैसे नेता मोदी की बॉडी लैंग्वेज पर ऐसे ऐसे बयान दे रहे थे। इसे लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर बता रहे थे। आज मोदी ने बताया कि 100 दिन में उन्होंने विपक्ष के नेताओं के हमलों पर क्यों रिएक्ट नहीं किया। मोदी ने कहा कि विपक्ष ने उनका खूब मजाक उड़ाया, उनके बारे में तरह तरह की बातें की, लेकिन वो अपने मिशन में लगे थे, खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपमान सहा, लेकिन देश हित के लिए अपने काम में जुटे रहे। पिछले 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे, मोदी का मखौल उड़ाने लगे, भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे। और लोग भी हैरान थे कि मोदी क्या कर रहा है, क्यों चुप है, इतनी मजाक हो रही है, इतना अपमान हो रहा है। लेकिन मेरे गुजरात के भाइयों बहनों, ये सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। हर मजाक, हर मखौल, हर अपमान को सहते हुए एक प्रण लेकर के 100 दिन मैंने आपके कल्याण के लिए, देश हित के लिए नीति बनाने और निर्णय लेने में जुटा लिए और तय किया था जिनको जितना मखौल उड़ाना है उड़ा दो, उनको भी तो मौज आएगी यार, ले लो ले लो। और मैंने तय किया था मैं एक भी जवाब नहीं दूंगा। जिस रास्ते पर मुझे देश के कल्याण के मार्ग पर चलना है, कितने ही प्रकार के हंसी मजाक ठिठोरापन होता रहे, मैं अपनी इस राह से भटकूंगा नहीं। और आज मुझे खुशी है कि उन सब अपमानों को पछाते हुए 100 दिन के इन निर्णयों में देश के हर नागरिक, हर परिवार, हर वर्ग के कल्याण की गारंटी पक्की हो गई है। आज मोदी गुजरात में थे, प्रोग्राम सरकारी थे, इसलिए मोदी ने विरोधियों पर उतने तीखे हमले नहीं किए। लेकिन इसके बाद जम्मू कश्मीर और हरियाणा में मोदी की चुनावी रैलियां होंगी और इन दोनों राज्यों में मोदी फिर पूरे फॉर्म में नजर आएंगे। योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि हिंदू सहिष्णु हैं, हिंदू दयालु हैं, विश्व बंधुत्व की भावना ही सनातन का संदेश है, लेकिन दुष्टों के संहार के लिए शक्ति की उपासना भी जरूरी है। योगी आदित्यनाथ आज त्रिपुरा में थे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा के साथ उन्होंने सिद्धेश्वरी मंदिर में बन रहे वेद विद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह विद्यालय सनातन धर्म की शिक्षा देगा। इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं से कहा कि अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा।
अपने स्वार्थ के लिए कोई धर्म का साथ छोड़ेगा तो धर्म उसके साथ नहीं रहेगा। इसके बाद योगी ने कहा कि सबके भले की कामना करना अच्छी बात है, लेकिन दुष्टों को शक्ति का एहसास कराना भी जरूरी है। योगी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में मुरली थी तो दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी था। धर्म की रक्षा के लिए अगर जरूरत पड़े तो सुदर्शन चक्र भी चलाना चाहिए। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, लेकिन अगर आप अपने स्वार्थ के लिए उस धर्म का बलिदान कर रहे हैं तो वह धर्म भी आपके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेगा। भगवान श्री कृष्ण की जब स्मृति हम सबके सामने आती है तो भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। और सुदर्शन भी जब आपके सामने होगा तो फिर किसी श्री श्री शांति काली महाराज को अपना बलिदान नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर की बात की। कहा कि कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है उसे भी वापस लेना ही पड़ेगा। योगी ने पाकिस्तान को मानवता के लिए कैंसर बताया। आज जब तक पाकिस्तान के कैंसर का ऑपरेशन नहीं होगा तब तक ये खत्म नहीं होने वाला है। पाकिस्तान एक नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस कैंसर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। और आज इसकी शुरुआत हो रही है। आज आप देख रहे होंगे पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान से अलग होकर के भारत में शामिल होने की मांग शुरू हो गई है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान से अलग होने की मांग उठ खड़ी हो गई है। और एक पाकिस्तान जब तक इस धरती पर है, याद रखना, ये मानवता का कैंसर है। इस कैंसर का समाधान ये मानवता का भी कैंसर होगा और इसका उपचार समय रहते दुनिया की ताकतों को मिलकर के करना होगा और सबसे ज्यादा सतर्क भारतवासियों को रहना होगा। योगी आदित्यनाथ तीखा बोलते हैं, साफ साफ बोलते हैं, इसलिए लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा मांग योगी आदित्यनाथ की रैलियों की होती है, इसलिए जल्द ही योगी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी कैंपेन करते हुए दिखाई देंगे। अब बात पश्चिम बंगाल की। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में प्रोटेस्ट कर रहे जूनियर डॉक्टर्स आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आखिरकार मिल ली। ममता बनर्जी के घर पर यह मीटिंग अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। मीटिंग में क्या हुआ, डॉक्टर्स और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच क्या बात हुई, अभी ये सामने नहीं आया है। सिर्फ इतना पता चला है कि डॉक्टर्स ने मीटिंग में वही मुद्दे उठाए जो उनकी मांगों में शामिल हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि पुलिस कमिश्नर और हेल्थ सेक्रेटरी को उनकी पद से हटाया जाए, डॉक्टर्स के लिए अस्पतालों में सेफ्टी और सिक्योरिटी के प्रॉपर बंदोबस्त किए जाएं। ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स को भरोसा दिया है कि अस्पताल में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर उनकी सरकार सभी जरूरी कदम उठाएगी। इसके बाद ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स से काम पर लौटने को कहा। हालांकि डॉक्टर्स काम पर लौटेंगे या नहीं फिलहाल साफ नहीं है। ममता बनर्जी के घर से निकलने के बाद डॉक्टर्स स्वास्थ्य भवन के पास उसी जगह पर गए जहां वो धरना दे रहे हैं। पता यह चला है कि प्रोटेस्ट कर रहे जूनियर डॉक्टर्स पहले आपस में मीटिंग करेंगे, उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ममता बनर्जी ने आज सुबह ही डॉक्टर्स को 5वीं बार मुलाकात के लिए बुलाया था और यह भी कहा था कि यह बातचीत के लिए आखिरी मौका है। डॉक्टर्स ने कहा कि मीटिंग में क्या बात होगी इसका रिकॉर्ड दोनों पार्टियां रखेंगी और इसकी कॉपीज भी शेयर की जाएंगी। इस पर ममता बनर्जी सहमत हो गई। बैठक की डिटेल्स रखने के लिए डॉक्टर्स अपने साथ 2 स्टेनोग्राफर्स को लेकर के गए थे। बैठक से पहले प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने कहा कि वो अपनी 5 मांगों से कम पर नहीं मानने वाले हैं जो वो पहले ही सरकार के सामने रख चुके हैं। पहली मांग, अभया के लिए न्याय। हम जानते हैं कि यह मामला राज्य सरकार से संबंधित नहीं है, लेकिन हम संबंधित अधिकारियों, सीबीआई और सर्वोच्च न्यायालय से जांच प्रक्रिया में तेजी लाने और अपराधियों को बिना किसी देरी के दंडित करने की मांग करते हैं। दूसरी मांग, डीएमई, डीएचएस और स्वास्थ्य सचिव को हटाना, क्योंकि अपराध स्थल के आसपास में
निर्माण कार्य के आदेश में उनके हस्ताक्षर मौजूद है, जबकि उसे पूरी तरह से घेराबंदी की जानी चाहिए थी। हम यह भी मानते हैं कि वे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में भारी भ्रष्टाचार के लिए भी जिम्मेदार है, जिसके लिए पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भी गिरफ्तार किया गया है। अक्षम और लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, प्रशासनिक विफलता और साक्ष्य से छेड़छाड़ के लिए कोलकाता पुलिस आयुक्त कमिश्नर विनीत गोयल को अपने पद से हटाना हमारी चौथी मांग। सभी अस्पतालों और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में उचित सुरक्षा और कार्यात्मक बुनियादी सुविधाएं। आज बीजेपी ने भी इस मामले में प्रोटेस्ट किया। इस प्रदर्शन में मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल हुए। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि वो इस लड़ाई में डॉक्टर्स के साथ हैं। बंगाल की जनता ट्रेनी डॉक्टर्स को इंसाफ दिलाकर रहेगी। सर, डॉक्टर्स जो कर रहे हैं वो लड़े जा रहे हैं और लड़ते रहेंगे, और बहुत सही ढंग से उन लोग लड़ रहे हैं। हम सब साथ हैं उनके, हम नहीं, पूरा बंगाल साथ है। ये जो इन लोग आंदोलन कर रहे हैं, किसी तरह इनको मैनिपुलेट करके कुछ करके इसको हिला दे मामला को, क्यों हम नहीं होने देंगे। कैसे भी हो जाए, हवा जिंदा रहेगी, हवा को नहीं माने देंगे। अब से कुछ देर के बाद जूनियर डॉक्टर्स ये तय करेंगे कि वो काम पर वापस लौट रहे हैं या फिर अपना धरना जारी रखेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता केस की सुनवाई हो सकती है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स को हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया था, इसलिए उम्मीद तो यही है कि डॉक्टर्स सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। सीबीआई को भी सुप्रीम कोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है, और इससे पहले आज सीबीआई ने इस मामले में एक बड़ा खुलासा किया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की जूनियर डॉक्टर से रेप और मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई का कहना है कि कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने जांच एजेंसीज को गुमराह करने की कोशिश की है। सीबीआई का कहना है कि संदीप घोष का जो पॉलीग्राफ टेस्ट और लेयर्ड वॉइस एनालिसिस किया गया था, जब फोरेंसिक लैब ने उसकी जांच की तो उसके जवाब गुमराह करने वाले पाए गए। सीबीआई का यह भी कहना है कि बंगाल पुलिस ने इस केस में सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, आरोपी संजय रॉय को बचाने की कोशिश की। सीबीआई के इस खुलासे से संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।